हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुकुल। और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे। मैंने आपसे पूछा था कि आप अन पब्लिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए जो भी हेल्प चाहते हैं वो आप कमेंट करके बताइए। और इस कमेंट की सेक्शन में मुझे सबसे ज़्यादा जो कमेंट मिले हैं वो है टीचिंग मेथडोलॉजी और या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी। इस कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चे वीडियोस ज़्यादा देखना चाहते हैं, ज़्यादा चाहते हैं। तो इसी सीरीज़ को, क्योंकि मैंने आपसे इसका पूरा सिलेबस पहले ही डिस्कस कर दिया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजी और या फिर टीचिंग मेथडोलॉजी का जो टॉपिक है इसके पर्टिकुलर सिलेबस की बात कर रही हूँ। इसके अंदर हमें जो है 9 टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, पहला टॉपिक है नेचर ऑफ द चाइल्ड, सेकंड है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, थर्ड है द इफेक्ट्स ऑफ द टीचर एंड हिज हर टीचिंग, फोर्थ है जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, टीचिंग फॉर्मूले, qualities of a teacher, teaching methodology, methods to present the subject to students और teaching methods। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको आपके टीचिंग मेथडोलॉजी के अंदर आपको पढ़ने हैं। अब आपको मैं यहाँ पर इन सारे टॉपिक्स के वीडियोस 1 बाय 1 प्रोवाइड कराऊंगी। टोटल 9 वीडियोस दूंगी। तो इन 9 वीडियोस में क्या होगा, आपके एक टॉपिक जो है ना एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी मैं। तो आज के इस वीडियो में नेचर ऑफ द चाइल्ड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि टॉपिक नंबर 1 से, और कंसेक्यूटिव वीडियोस मिलती जाएगी जिससे आपको पूरे टॉपिक 9 वीडियोस में कवर हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ द चाइल्ड के बारे में। सो लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक। चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर बच्चे का विकास, या जिसे बाल विकास कहा जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर हम इसे पढ़ते हैं। अब इसका जो मतलब होता है, मैं थोड़ी सी इसकी बिगनिंग इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि जो कोई भी मनुष्य होता है, कोई भी इंसान होता है, वो जन्म से लेकर और जो एक बोलते हैं एडोलेसेंट या फिर किशोरावस्था, उसके अंत तक उसकी जो भी उसके अंदर चेंजेस होते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल चेंजेस है या फिर साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, उन सारे जितने भी परिवर्तन होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चा पहले डिपेंडेंट होता है किसी पर, मतलब अपने पेरेंट्स पे, अपनी माँ पर, और धीरे धीरे वो अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट होने लगता है। तो इस बीच जो परिवर्तन होता है और इसके पीछे जो रीज़न है, इसके कई सारे रीज़न होते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के पीछे। जैसे बच्चा, एक छोटा बच्चा है, तो उसे अगर भूख लगी है तो वो अपनी माँ पे डिपेंडेंट है कि माँ उसको दूध देगी तो वो दूध पिएगा, तो ये उस पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, वो धीरे धीरे अपना काम खुद से करना सीख जाता है। तो इसे ही परिवर्तन कहा जाता है। और परिवर्तन जो है किस तरह से फॉलो होता है, तो कुछ इसमें जेनेटिकल रीजन होते हैं और कुछ इसमें जो होता है इसके आसपास के जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रभाव बच्चे पर होता है। यहाँ हम अपनी इस वीडियो में यही समझेंगे कि बच्चे का जो नेचर होता है, नेचर के ऊपर, यानी कि नेचर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और बच्चे का नेचर जो होता है वो साइकोलॉजी में किस तरह से बताया गया है। कि यानी कि जो बच्चे के विकास के बारे में अलग अलग तरह के अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं, अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि एक नवजात बच्चा, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, उसकी एज जो दी गई है वो न्यू बॉर्न बेबी की दी गई है 0 to 1 मंथ की। और उसके बाद क्या होता है, उसे बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी या नवजात बच्चा बोलते हैं। और शिशु कब बोलते हैं उसे, जब वो 1 महीने से लेके 1 साल तक का होता है, तब तक वो शिशु कहलाता है। और उसके बाद 1 से 3 साल का बच्चा जो होता है वो उसे अब कहा जाता है, मतलब वो एक नन्हा बच्चा होता है। और उसके बाद 4 से 6 साल का बच्चा, जिसे कि प्री स्कूली बच्चा होता है। और 6 से 13 साल का बच्चा वो स्कूली बच्चा होता है। और ऐसे बच्चे को या फिर और किशोर किशोरी का जो एज होता है वो 13 से लेके 20 ईयर्स तक का एज होता है, जिसमें बच्चे बहुत ही तेज़ी से इस एज तक आने तक बहुत ही तेज़ी से उसमें बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों चेंजेस होते रहते हैं। बच्चे में कई तरह के परिवर्तन होते हैं जिसको हम आगे समझेंगे। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो अलग यहाँ पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है इन्वेस्टिगेट्स द कोर्स ऑफ सोशल, मोरल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ओवर द लाइफ स्पैन। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड अटेम्प्ट टू predict age related behaviors. They often focus on the maturation process, early experience, and
क्रिटिकल स्टेजेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि जो जितने भी सारे साइकोलॉजिस्ट हमने पढ़ा है, और हम आगे अपनी अलग अलग टॉपिक्स आगे जो हम करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि बच्चे जो होते हैं उसका जो विकास होता है वो उसके विकास को समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए बच्चों के जो है ना सामाजिक, या फिर जिसे आप सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट है या फिर एजुकेशनल डेवलपमेंट है, उस विकास को समझना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके स्टेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस क्षेत्र में जितने भी रिसर्च हुए हैं वो उसके इंटरेस्ट के जितने भी परिमाण आए हैं, जितने भी नतीजे आए हैं, इससे क्या हुआ है कि इसमें नए नए आयाम मिले हैं और नई नई रणनीतियों का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही साथ क्या हुआ, स्कूल सिस्टम के अंदर बच्चे के विकास को बढ़ावा देने वाले जितने भी प्रैक्टिसेस हैं इसको भी ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है। इसके अलावा कुछ सिद्धांत जो होते हैं वो बच्चे के विकास की रचना करने वाले अलग अलग स्टेजेस के एक अनुक्रम जो होते हैं उसको अलग अलग डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। अब ये मैच्योरेशन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि बच्चे जो बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, ये प्रोसेस क्या है, चलिए इस प्रोसेस को हम समझते हैं। जब मैच्योरेशन प्रोसेस होता है तो सबसे बड़ा जो डिबेट होता है कि नेचर वर्सेस नर्चर। अब द नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी ओवर द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी। अब नेचर जो होता है, ये नेचर वर्सेस नर्चर जो है वो एक एक कंट्रोवर्सी है जिसके बीच में क्या है, हेरिडिटी, यानी कि हेरिडिटी का मतलब है नेचर वर्सेस द रोल ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में बच्चा बड़ा हो रहा है वो उसे नर्चर माना जाता है, और हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिक जो गुण होते हैं उसे नेचर कहा जाता है। तो ज़्यादातर जो डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि जो बिहेवियर जो होता है वो स्ट्रांगली शेप होता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स दैट आर लार्जली हेरिडिटरी, सच एज बॉडी बिल्ड एंड temperament factors that include personality characteristics such as adaptability and new experience, and regularity, as well as the tendencies to be happy or sad, irritable to easy, cheerful और glum। अब एक बच्चा जो होता है, सो नेचर वर्सेस नर्चर, इस पे ज़्यादा डिबेट करने से पहले जब मैं आपको ये बता दूं कि आपने इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी मोटा मोटी सुन रखा होगा और पढ़ रखा होगा। बेसिकली यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी ये जो टॉपिक है इसको देने का मेन पर्पस क्या है किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन में। तो पहला क्या है, फर्स्ट क्या है कि आप समझ पाओ, आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि जो डिफरेंट डायमेंशंस एंड डेवलपमेंट के बच्चे के वो आपको पता होना चाहिए, इसके लिए ये टॉपिक हमें पढ़ना है। दूसरा है कि डिस्टिंग्विश करना आए आपको कि बिटवीन आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये एक्सप्लेन करता है कि इम्पोर्टेंस क्या है ईच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके हर एक स्टेजेस का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताता है। और फिर जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप अप्लाई कैसे करोगे इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को अपने क्लासरूम में। तो ये है सारे इसके मेन ऑब्जेक्टिव। तो पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो आप इस टॉपिक को कर रहे हो तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे जो टेंडेंसी जो होती है बच्चे की, चीयरफुल है बच्चा और ग्लम है यहाँ पर, तो डायमेंशंस की बात पहले कर लेते हैं। तो डायमेंशंस जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और इसमें बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी होती है कि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं ओवर टाइम क्या होता है कि क्वालिटेटिव चेंजेस जो होते हैं वो फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं एंड रिलेटिवली इजी होता है उसको मेज़र करना। जैसे कि चेंजेस इन हाइट, वेट, वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें जो है ये सब चीज़ें जो होती है आप इजीली कर सकते हो। जैसे स्टडी जो क्वालिटेटिव चेंजेस जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि क्या होता है इसमें आपको ये इन्वॉल्व करता है चेंज इन इंटेलिजेंस विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर।
सो जो डेवलपमेंट प्रोसेस है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये इन्फ्लुएंस होती है बाय द फैक्टर लाइक जो फैमिली इन्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिशन मिल रहा बच्चे को। तो ह्यूमन डेवलपमेंट है जहाँ पर नेचर नर्चर दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा रोल है। एक बच्चा जो है किस तरह से डेवलप करता है, तो इसके पीछे उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका मोटर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट या और फिर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और मेंटल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें कि एक बच्चे के जो उसकी हेरिडिटी है और उसका जो इन्वायरमेंट है, दोनों इस पर बराबर इम्पैक्ट डालता है। नेचर वर्सेस नर्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बायोलॉजिकल और जेनेटिक रिसर्च जो होते हैं उसमें पाया गया है कि जो ट्विन with twin studies also indicates genetic or nature plays a part in predispositions to physical and mental illness as well as being influenced by nurture our environment experience practice and learning। तो जो एक बच्चा है उसके जो सीखने की जो प्रोसेस होती है वो प्रभावित होती है बच्चे का किस तरह का जेनेटिक जो उसको जेनेटिकली अगर हेरिडिटी से उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उससे उसके सीखने पर बहुत ही उसका असर पड़ेगा। तो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है क्योंकि बहुत ही रैपिड होती है ड्यूरिंग इन्फेंसी, और पीरियड जो होता है प्री चाइल्डहुड का इट इज़ अ पीरियड ऑफ फिक्सेशन है बाय द फिक्सेशन। फिक्सेशन किस मीन्स में है? फिक्सेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये अक्वायर करता है इन्फेंसी और वो स्टेबलाइज होता है, धीरे धीरे बच्चा स्टेबलाइज होता है। फिजिकल डेवलपमेंट जो प्री स्कूल स्टेज को का होता है, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है तो उसमें जो फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट वहाँ पर उसमें तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जब बच्चा बर्थ के बाद उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, उसकी हाइट में, वेट में रैपिड चेंजेस होते रहते हैं, वो इंक्रीज़ होता रहता है। अब यहाँ पर मैं सबसे मेन बात बताऊँगी, जो आपने ये टॉपिक है सबसे ज़्यादा यूजर्स इसके जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, क्वेश्चन आपके बनते हैं उसके अंदर से। अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जो डेवलपमेंट होता है, जो कोई भी मोटर स्किल डेवलपमेंट है, वो डिपेंड करता है एक बच्चे का जो इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ है जो प्रोवाइड की जाती है एक बच्चे को। पर्टिकुलरली क्या है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स या फिर अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंट। सो ये सारी चीज़ें जो होती है, और एज अगर बात करेंगे कि एक टीचर जो है या फिर एक पेरेंट है, वो जो कितना कोशिश कर रहा है बच्चे का की जो कंसंट्रेशन है या फिर वो कितनी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है बच्चे की एक्टिविटीज़ में। सपोज़ एक बच्चे को एक छूट दी जाती है कि कोई भी चीज़ वो अपने आप से करके सीख सकता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट वो कर सकता है, तो उसमें बच्चा सीखता है इन सब चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें हैं कि बच्चे को कितना अवसर मिला सीखने का। तो नेचर वर्सेस नर्चर में हम ये मेन इम्प्लीकेशन उसका टीचिंग एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर बायोलॉजिकल अप्रोच की बात भी कर लेते हैं साथ ही साथ कि जो एक बच्चे को अगर न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है जब वो ग्रोइंग एज में है, इन एडिशन अगर वो इनकरेज किए जा रहे हैं, बच्चे को इनकरेजमेंट मिलता है कि मैनिपुलेट करने के लिए, हैंडल करने के लिए एंड यूज़ करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जो कि उन्हें प्रोवाइड कराता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आई हैंड कोऑर्डिनेशन। ऑल अलग अलग स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसे कि क्ले वर्क है। अगर छोटा बच्चा है उसे क्ले वर्क दिया जाता है करने के लिए, कलरिंग दी जाती है, टीयरिंग होता है, कटिंग होता है, पेंटिंग होती है, थ्रेडिंग है या फिर स्विमिंग है। तो ये सब चीज़ें प्लान्ड होती है। अगर बच्चे को इन सब चीज़ों की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो बच्चे को क्या होता है कि उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही रैपिड हो जाता है। इसके अलावा जो प्रोफिशिएंसी है मोटर स्किल, वो डिपेंड करती है कि रेगुलर प्रैक्टिस पे। इसे क्या होना चाहिए कि रिपीट करना चाहिए, कि जो एक्टिविटीज़ बच्चा कर रहा है बार बार जिसे रिपीट की जाती है तो बच्चा उसे क्या होता है कि जल्दी सीखता है। जैसे कि बच्चे की हैंडराइटिंग अगर अच्छी करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसे बार बार रिपीट करना पड़ेगा।
तो बच्चे को जितना हर दिन आप लिखवाएंगे बच्चे की हैंड राइटिंग उतनी बेटर होती जाएगी। तो ये चीज़ है कि जो भी चीज़ें हैं मोटर स्किल डेवलपमेंट की, तो उसमें क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पर उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके अलावा डेमोस्ट्रेशन ऑफ मोटर स्किल इट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर बिगनर्स। तो यहाँ पर पेरेंट्स और टीचर उनको ट्राई करना चाहिए कि डेमोस्ट्रेट करें उस स्किल का जो कि अक्वायर हो बच्चों में, स्पेशली इन द इनिशियल स्टेज। अब इंडिपेंडेंट एक्टिविटी जो कि वहाँ पर क्या होता है, जो बच्चे खुद से करते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन का काम करती है बच्चों में, जो कि स्पीडी मोटर डेवलपमेंट को लीड करती है। इसके अलावा सुपरविज़न जो है वो मॉडरेट लेवल का होना चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो एग्जर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर कभी कभी बच्चों पर। अगर करते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं कुछ सर्टेन एबिलिटीज़ अक्वायर करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं और बोर्डम फील करते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ रेनफोर्समेंट। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर इस टॉपिक में कवर की। अब इस टॉपिक से जो आपके हैं बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी जो इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं, या फिर जो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से आपको आइडिया होगा इससे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप जो देख रहे हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी सोसाइटल नीड नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सोसाइटी। तो यहाँ पे अलग अलग अभी जो थ्योरीज भी हम देखेंगे कि क्या क्या थ्योरीज होती है डेवलपमेंट की। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा है क्या, पॉपुलेशन, सॉलिडिटी, स्पेशलाइजेशन या फिर डाइवर्सिटी। तो जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारा, यहाँ स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि जो सबसे जो प्राइमरी नहीं है तो वो क्या है, स्पेशलाइजेशन प्राइमरी नहीं है, बाकी चीज़ें एक सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो हमने टॉपिक किया वहाँ से मैं क्वेश्चन चुनूँगी, जैसे कि एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मोटिव इज़ दैट। तो जो मोटिव होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है, सो दे आर इन्फेरेंसेस फ्रॉम बिहेवियर। सो यही हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा कि दे आर इन्फेरेंसेस ऑफ बिहेवियर। जो मोटिव्स होते हैं उसका बिहेवियर जो होता है उसका उसका खास प्रभाव रहता है, दोनों के बीच में खास प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे होते हैं उसकी इमोशनल डेवलपमेंट जो होती है बच्चों की, अगर यहाँ पर क्या होता है कि इमोशनल डेवलपमेंट एक बच्चे में कैसे होता है, तो अगर उसके साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है अगर हेल्थ और इमोशनल डेवलपमेंट का, तो बच्चे में जो डेवलपमेंट होगा इमोशनली वो बच्चे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और यही उल्टा अगर निगेटिव होता है, अगर बच्चे में कोऑर्डिनेशन नहीं है उसके हेल्थ और इमोशन के बीच में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि हमारा सेकेंड टॉपिक होगा। Till then, stay safe, stay connected. Thanks for watching.